नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 9 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों, लेक्चर पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अब जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज़ को रिकमेंड करेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। Question number 1. Consider the following statements regarding food price index which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे। तो दोस्तों फूड प्राइस इंडेक्स ये रिलीज करता है कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जबकि यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दोस्तों फूड प्राइस इंडेक्स में इट कंसिस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप प्राइस इंडिसेस वेटेड बाय द एवरेज एक्सपोर्ट शेयर्स ऑफ ईच ऑफ द ग्रुप्स। तो बेसिकली फूड प्राइस इंडेक्स में जो वेटेज लेते हैं 5 कमोडिटीज का, बेसिकली 5 कमोडिटी ग्रुप्स का। इसमें कौन कौन सा है देखो, सीरियल्स है, वेजिटेबल ऑयल है, डेयरी है, मीट है एंड शुगर है। तो इतना ग्रुप्स है, 5 कमोडिटीज ग्रुप है जो फूड प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करता है। दिसंबर 2020 का जो रिपोर्ट आया था उसमें 107.5 पॉइंट्स का तक का फूड प्राइस इंडेक्स था, ठीक है, अप टू 2.3 पॉइंट्स फ्रॉम नवंबर। तो नवंबर से 2.3 पॉइंट्स इंक्रीज हो गया, मार्किंग द 7 मंथ ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीज। तो हर महीने आ रहा था, इसमें 7th मंथ में कॉन्सिक्यूटिव इंक्रीज नजर आ रहा है। मतलब ये लॉकडाउन की वजह से हो सकता है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है दोस्तों। शॉर्टली हर्षित द्विवेदी सर फूड इन्फ्लेशन के बारे में एक वीडियो करेंगे आप लोगों के लिए, तो आपको ये फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी बता के जा रहा हूं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो फूड प्राइस इंडेक्स आया था ना, इसमें सारे कमोडिटीज जो भी है सभी में इंक्रीज दिखा, केवल शुगर को छोड़ के। शुगर जो है डिक्रीज दिखा, प्राइस डिक्रीज दिखा। अब देखो हमारे स्टेटमेंट में पहुंचते हैं। पहला क्या लिखा है? इट रिलीज बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि वो भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का। कंसिस्ट ऑफ एवरेज ऑफ 5 कमोडिटी ग्रुप प्राइसेस इंडिसेस वेटेड, बिल्कुल सही है, 5 कमोडिटी ग्रुप से। मैंने बता दिया आपको कौन कौन सा है। फूड प्राइस इंडेक्स एवरेज 107.5 पॉइंट्स इन दिसंबर 2020, सही है, पर मार्किंग एंड इंक्रीज इन ऑल कमोडिटी ग्रुप्स। मैंने आपको बोला था केवल शुगर ग्रुप जो उसमें डिक्रीज आया था, बाकी सारे ग्रुप्स जितने भी है, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल, मीट, सभी में इंक्रीज दिखा है। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 2. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली फॉर्म्ड ए कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, लैंड, कल्चर ऑफ लद्दाख एंड एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लद्दाख विच आर करेक्ट। तो दोस्तों लद्दाख न्यूज में आया था, तो लद्दाख के बारे में 3 स्टेटमेंट लिखा हूं, कौन कौन सा सही है बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली फॉर्म्ड ए कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, लैंड, कल्चर ऑफ लद्दाख। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म किया है। उसको हेड कौन कर रहा है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है जी किशन रेड्डी साहब है, ये कमिटी को हेड कर रहा है। तो बेसिकली लद्दाख यूनियन टेरिटरी का एंड लद्दाख में एक लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, जबकि एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है लद्दाख के अंदर, वो सबका डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ए 10 नंबर डेलीगेशन फ्रॉम लद्दाख मेट होम मिनिस्टर अमित शाह टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द थ्रेट टू यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड डेमोग्राफी ऑफ द रीजन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बहुत दिन से ये कंसर्न आ रहा है लद्दाखियों से होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास, तो इसलिए इस तरह की कमेटी बनाया है जो लद्दाख के लैंग्वेज के बारे में, लैंड के बारे में, कल्चर के बारे में, उसको कैसे प्रिजर्व कर सकता है, ये सब के बारे में रिसर्च करेगा। अब देखो दोस्तों, बहुत दिन से लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने की बात हो रही थी। 6th शेड्यूल में वैसे कौन कौन सा है दोस्तों? देखो मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम है ऑलरेडी, तो इसमें लद्दाख को भी इंक्लूड करो करके बहुत दिन से ऐसे डिमांड आ रहा था, पर अब तक 6th शेड्यूल में लद्दाख है ही नहीं, ध्यान दीजिएगा। और क्या है दोस्तों? एर्लियर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैड रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल। तो बेसिकली बहुत पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है,
क्योंकि लद्दाख में जो पॉपुलेशन है उसमें 90% ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों। तो नेशनल कमीशन जो शेड्यूल ट्राइब्स का एक रहता है, जैसे शेड्यूल कास्ट का भी रहता है, तो शेड्यूल ट्राइब्स का नेशनल कमीशन ऑलरेडी रेकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड कर लो, ताकि ट्रांसफर ऑफ फंड्स वगैरह इजीली हो जाएगा। क्योंकि 6 शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स आता है ना, तो उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, कुछ रिसोर्सेस है, वो सब जल्दी मिल जाता है। तो लद्दाखियों के लिए ये अच्छा हो जाएगा। पर अभी तक लद्दाख जो है 6 शेड्यूल में है ही नहीं। 6 शेड्यूल में हमारे 4 ही स्टेट है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट। अब और एक स्टेट में क्या है, द ट्विन हम्ड बैक्ट्रियन कैमल्स नेटिव ऑफ गोबी डेजर्ट मंगोलिया आर सीन इन लद्दाख। अगर लद्दाख आप गए हो कहीं पिकनिक वगैरह में या ट्रेकिंग वगैरह में, तो आप देखे हो इस तरह की जो ट्विन हम, देखो इसमें 2 हम दिख रहे हैं। वैसे हमारे इंडियन कैमल्स में एक ही हम दिखता है, ये जो 2 हम दिखते हैं ना, इसको बैक्ट्रियन कैमल्स बोलते हैं। ये लद्दाख में मिलते हैं हमें, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है, पहला स्टेटमेंट क्या था, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया। ब्रू ट्राइब्स आर वन ऑफ द प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ लद्दाख। देखो दोस्तों, लद्दाख में बहुत सारे ट्राइब्स है, सारे का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ट्राइब्स के नाम यूपीसी प्रीलिम्स लेवल में इंपॉर्टेंट है। हर साल एक या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ट्राइब कौन से स्टेट पर बिलोंग करते हैं, इस तरह। तो ये गलत है दोस्तों। पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो ब्रू ट्राइब्स है कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तीसरा क्या है, द ट्विन हम बैक्ट्रियन कैमल्स नेटिव ऑफ गोबी डेजर्ट मंगोलिया आर सीन इन लद्दाख। तो ये सही है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे, जो मंगोलिया का गोबी डेजर्ट का बैक्ट्रियन कैमल जो है ट्विन हम, ये लद्दाख में कैसे आ गया। तो दोस्तों पहले जो सिल्क रोड होता था ना, मंगोलिया से होते हुए हमारा लद्दाख के होते हुए वेस्ट की तरफ जाता था, तो उस टाइम पे कुछ कैमल्स को उधर छोड़ा करके या उधर ही से ये बैक्ट्रियन कैमल का जो पॉपुलेशन लद्दाख में आया करके एक हिस्ट्री है। तो इसलिए लद्दाख में आया होगा ये बैक्ट्रियन कैमल। तो आपको बस यही जानना है, जो बैक्ट्रियन कैमल है ट्विन हम्ड, ये इंडिया में दिखता है और लद्दाख में दिखता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ड्राई आइस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 ओनली। तो दोस्तों पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। दोस्तों रिसेंटली एक न्यूज आया था, आज सुबह की करंट अफेयर्स में हर्षित सर ने कार्य भी किया था। डीजीसीए ने, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास किया है सारे एयरलाइंस को कि अब कोविड-19 वैक्सीन रेडी है, उसको अभी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट करते वक्त वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखना है। अब ये कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए एज ए फ्रीजिंग एजेंट यूज करने वाला है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्राइमरली यूज करते हैं एज ए कूलिंग एजेंट। तो जब वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होगा, वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए ड्राई आइस यूज होगा। अब ड्राई आइस जो है थोड़ा सा टॉक्सिक भी है, वैसे टॉक्सिक नहीं है, पर कन्फाइंड लोकेशंस में अगर ये गलती से रिलीज हो गया, जब मैं कन्फाइंड लोकेशंस बोल रहा हूं दोस्तों, एयरक्राफ्ट के अंदर वो एक कन्फाइंड लोकेशन है, क्योंकि एक बंद कमरा जैसा है। मान लो एक बंद कमरे में ही ड्राई आइस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो गया ज्यादा, वो भी टॉक्सिक हो सकता है। क्या हो सकता है प्रॉब्लम, हाइपर कैप्निया, abnormally एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन ब्लड, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसलिए डीजीसीए ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिया है, वैक्सीन ट्रांसफर करते वक्त ड्राई आइस का इस्तेमाल होगा। जो ड्राई आइस आपके एयरक्राफ्ट के अंदर होगा, तो आपको मैक्सिमम केयर एंड प्रिकॉशंस लेना है। ये न्यूज आया था दोस्तों। अब ड्राई आइस के बारे में थोड़ा देखते हैं। Dry ice is a solid form of carbon dioxide. It is primarily used as a cooling agent, but is also used in folk machines at theaters for dramatic effects. दोस्तों आप लोग अगर थिएटर देखा हो, थिएटर मतलब सिनेमा थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ डांस शोज होता है, जहाँ ड्रामास प्रेजेंट करते हैं, जब डांस शोज होता है, आप लोग देखे होंगे कि स्टेज पर एक धुआं जैसा भरते हैं, मतलब एक फोक फॉर्मेशन होता है थोड़ा इफेक्ट्स के लिए। इसके लिए ये ड्राई आइस जो है यूज होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा केमिस्ट्री लिखा हूँ ड्राई आइस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारे जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्या है मैंने बता दिया आपको। अब हमारे क्वेश्चन पर आता है, ड्राई आइस इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग शिपिंग ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, सही है, विच आर नॉन एडिबल ओनली, नॉट सुइटेबल फॉर सेफ टू ईट। एडिबल मतलब सुइटेबल, जो खा सकते हैं उसको एडिबल बोलते हैं, नॉन एडिबल मतलब जिसको खा नहीं सकता। पर इसमें लिखा है ड्राई आइस जो है ओनली फॉर नॉन एडिबल लिखा है, ऐसा कुछ नहीं। जब मीट, फिश ये वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, या इसको जब कुरियर करते हैं, तो क्या होता है, इसको फ्रोजन रखते हैं, फ्रोजन फूड्स करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब ये ड्राई आइस यूज होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको नॉन एडिबल में ही यूज़ करना है।
इसमें एडिबल में भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मिक्स नहीं करता है, ऐसे कूलिंग एजेंट बाहर यूज़ करते हैं। जो खाना है मतलब जो मीट होगा, फिश होगा, जो भी होगा वो एक पैकेट के अंदर रहेगा, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखने के लिए ड्राई आइस यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो गलत हो जाता है, क्यों इसमें नॉन एडिबल लिखा है, एडिबल भी हो सकता है। वाइल जनरली नॉट वेरी टॉक्सिक, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है ड्राई आइस इतना टॉक्सिक नहीं है, पर द आउटगैसिंग फ्रॉम इट कैन हाइपर कैप्निया, ठीक है, ऐसा एक कंडीशन हो सकता है, वो भी अगर वो कन्फाइंड लोकेशंस में है, मतलब एक बंद कैबिन में है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। दोस्तों स्टेटमेंट 2 गलत है। देखते हैं। द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स विच आर बीइंग गिवन ऑटोनॉमी विद इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स। बिल्कुल सही है दोस्तों। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 4 स्टेट है हमारा। कौन कौन सा? आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अरुणाचल प्रदेश भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करना है करके बहुत पुश कर रहा है। आगे टाइम ही बताएगा क्या होने वाला है। अब देखो दोस्तों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मतलब क्या है? एक स्टेट के अंदर कुछ काउंसिल्स को, कुछ एरियाज को ऑटोनॉमी दिया जाता है, उनको स्पेशल फंड्स मिलता है, स्पेशल रिसोर्सेज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरह जो ऑटोनॉमी दिया जाता है उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बोलते हैं। अब तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है? लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल is an autonomous district council that administrates the Leh district of Ladakh, India, formed by virtue of the 6th schedule। दोस्तों मैं आपको और एक बार बता देता हूं, 6th शेड्यूल में ओनली 4 स्टेट है, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। पर वैसे देखा जाएगा तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है इंडिया में कई सारे स्टेट्स में है, पर वो सब 6th शेड्यूल के वर्च्यू से नहीं बना है, वो अलग सा लेजिस्लेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ डिमांड से अलग सा दिया हुआ है, पर 6th शेड्यूल के वर्च्यू से बना हुआ ओनली इन चारों स्टेट में है। इन चारों स्टेट को मिला के टोटल 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स है। बाकी लद्दाख में जो है, वेस्ट बंगाल में जो है, वो सब 6th शेड्यूल में नहीं आता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है बाय वर्च्यू ऑफ 6th शेड्यूल, इसलिए गलत है। तीसरा क्या है? प्रेजेंटली 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स आर देयर इन आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा बाय वर्च्यू ऑफ 6th शेड्यूल। सही है दोस्तों। तो 1 and 3 ओनली। वैसे हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ अलग कुछ नहीं लिखा है, वही लिखा है जब मैंने अभी बोला। क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ दिस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया बट टू आर इन लद्दाख रीजन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियाज यूनियन टेरिटरी। प्रेजेंटली 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स इन आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो दोस्तों 6th शेड्यूल में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 1 जो है गलत है। क्या लिखा है? द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज एन एलाइड काउंटर टेररिज्म यूनिट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो दोस्तों ये गलत है, एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नीचे आता है। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है? इट वॉज फाउंडेड ऑन 22 सितंबर 1986 फॉलोइंग द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। दोस्तों बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनके डेथ के बाद, उनके असैसिनेशन के बाद ही ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको एनएसजी बोलते हैं, ये फॉर्म हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? Z+ लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनएसजी कमांडोज। बिल्कुल सही है दोस्तों, जिसको Z+ सिक्योरिटी है। एक्चुअली इंडिया में सिक्योरिटी लेवल होता है Z+, Z, Y, X, इस तरह की सिक्योरिटी लेवल्स होता है। तो इसमें Z+ लेवल सिक्योरिटी में एक्चुअली एनएसजी कमांडोज ही नहीं, एनएसजी कमांडोज के अलावा और भी पुलिस पर्सनल्स भी होता है, पर मेनली ये प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज एन एलाइड काउंटर टेररिज्म यूनिट अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो होम अफेयर्स के अंदर आता है। फाउंडेड 22 सितंबर 1986 फॉलोइंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या आप सबको पता होगा, जो गोल्डन टेम्पल अटैक हुआ था तब का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसके बाद इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनका ही पर्सनल गार्ड्स ने उनकी मर्डर किया था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर्सनल आर समटाइम्स रेफर टू ब्लैक कैट्स। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, एनएसजी को ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, एक निक नेम है। Z+ लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनएसजी कमांडोज, ये भी हमने बता दिया। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है।
कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने जिसका आंसर होगनकल फॉल्स है दोस्तों, जो कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बॉर्डर में है। कई लोगों ने सही आंसर दिया था। आज का क्वेश्चन सुनिए आप लोग। ए डिस्ट्रिक्ट इन केरला इज बॉर्डर्ड बाय कर्नाटका टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु टू साउथ ईस्ट. It boasts of the only Lavakusha temple in Kerala and has the only mirror temple in Kerala, which is a Jain temple. The edicts and caves of Ambukuttimala and another evidence state that the place is as old as the beginning of New Age civilization. केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट की बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन पर? तो दोस्तों आप लोगों में और एक क्लू देता हूं। कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के आया था इस बार लोकसभा में, राइट। तो दोस्तों हमारे क्विज़ उधर खत्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स और मार्क्स जितने आप लोग ले पा रहे हैं सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, आपका कुछ यूज़ हो रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।